और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब से, पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब में 117 सीटों के लिए थोड़ी देर में मतदान होगा। 1304 उम्मीदवारों की किस्मतों का आज फैसला होगा। 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं पंजाब में। बड़ी खबर पंजाब से आपको बता दें, थोड़ी ही देर में वोटिंग की शुरुआत होगी और पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस बहुकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। आम आदमी पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल बादल 97 और उसकी सहयोगी बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा 68, जबकि उसकी सहयोगी पंजाब लोक कांग्रेस पंजाब में 34 और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त मोर्चा 15 सीटों पर चुनौती दे रहे हैं। राज्य के 2,14,99,804 मतदाता आज मतदान करने जा रहे हैं और पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान समेत दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और यहां पर न सिर्फ मुकाबला त्रिकोणीय है बल्कि बहुकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और पंजाब के अलावा आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। यूपी के फेज 3 की वोटिंग आज हो रही है और सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। जहां तक पंजाब की बात है, थोड़ी देर में मतदान होगा और यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का चुनाव है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज में वोटिंग हो रही है। इसके अलावा मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा में भी आज मतदान हो रहा है। औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर में वोटिंग हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें, आज 16 जिले हैं जिनकी 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है और तीसरे चरण में 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, बूथ संख्या 372 में वीवीपैट मशीन खराब हुई है। अभी तक बूथ 372 पर मतदान शुरू नहीं हुआ है, जबकि आधे घंटे का वक्त भी बीत चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है, लेकिन फर्रुखाबाद के बूथ संख्या 372 पर अब तक मतदान शुरू नहीं हो सका है। बूथ संख्या 372 में वीवीपैट मशीन खराब हुई है। राजभर जी के साथ में मौजूद चौहान आए, जब से बाजी एकदम भारतीय जनता पार्टी को एक संघर्ष करना पड़ा। भाजपा मजबूत से जाती थी, वहाँ भी समाजवादी पार्टी बड़ी करंट कंपटीशन आप कैसे देख रहे हैं? बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी जीतेगी। शासन ने काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता में मेरी कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन बड़ी मार्जिन से एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि ये मुलायम जी को जबरदस्ती लाया गया है कैंपेनिंग के लिए, क्योंकि जबरदस्ती तो बघेल साहब को लाया गया, बिना मन से उनको यहाँ खड़ा कर दिया गया। मंत्री होने के नाते उन्होंने बयान दिया कि अगर चुनाव आ देंगे मंत्रालय से इस्तीफा भी देंगे, तो 10 तारीख को देखते हैं। जेपी नड्डा ने बोला है कि समाजवादी पार्टी में आधे या तो जेल पे हैं या तो बेल पे हैं और डायनेस्टी पॉलिटिक्स को काफी अपील कर रहे हैं। और जो जेल पे भी आए उनके मंत्री के बेटे, उनके बारे में क्या रहा है वो भी जनता को पता। तो तेज प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे इस वक्त, किस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे तीसरे चरण की वोटिंग के लिए। और हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ फिरोजाबाद से भी सहयोगी जुड़ चुके हैं, आपको बता दें, और लगातार हमारे साथ विभिन्न सहयोगी भी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो फिरोजाबाद से दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास हम आना चाहेंगे कि इस वक्त फिरोजाबाद में जिस तरह से आधे घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है जब मतदान की शुरुआत हुई है, शुरुआती तौर पर देखा जा रहा था काफी कम लोग पहुंचे थे 7 बजे, लेकिन अभी क्या कुछ आप देख पा रहे हैं मतदान स्थल पर? किस बूथ क्रमांक पर आप खड़े हैं और क्या कुछ व्यवस्था? चलिए इटावा का रुख कर लेते हैं, हम फिरोजाबाद का रुख फिर से करेंगे। इटावा में राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, इटावा से क्या अब तस्वीरें बदली हैं? अब मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में मतदान शुरू हुआ था 7 बजे, तब काफी कम लोग यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब क्या लोगों की पदचाप बढ़ी है? इस तरीके से देखा जाए, जैसे पता चला जा रहा, कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटर लगातार अपने वोटिंग के लिए आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मतदाता है जो लगातार भीड़ इकट्ठी होती चली जा रही है। लगातार मतदाता अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और लगातार वोटिंग भी कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इटावा जनपद में एक राजनीति का केंद्र भी माना जाता है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से दमखम के साथ मतदाता पूरी तरीके से अपने मतदान के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हम रुक करेंगे कानपुर का। हमारी सहयोगी जया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जया, इसके पहले जब हमने आपसे बात की थी तब हमने देखा था यहाँ पर कि किस तरह से मतदाताओं का उत्साह है और उसके साथ ही विकास के मुद्दों पर लोग कह रहे थे कि यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। जहां तक विकास की बात है तो क्या ये विकास जमीनी स्तर पर भी यहाँ पर दिखता है, या फिर हम कहें कि जिस तरह से 2017 में बीजेपी की लहर थी तो इस बार भी यही लहर है जिस वजह से लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? देखिए अमित, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। कहने का तात्पर्य यही है कि 2017 के जो मुद्दे थे वही मुद्दे 2022 में भी कायम हैं। सवाल ये है कि जिस महाराजपुर विधानसभा सीट में, ऐसे तो देखा जाए तो कानपुर शहर की जो 10 विधानसभा सीट में से 7 पे भाजपा का कब्जा है, लेकिन क्या वो 7 पर भाजपा का कब्जा जो है क्या वो 2022 में भी उस पर कब्जा जमा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा है कि महाराजपुर विधानसभा सीट सबसे वीवीआईपी सीट है और यहाँ से जो चेहरा है वो है सतीश महाना, जिसने कभी आज तक हार का स्वाद चखा ही नहीं है। हालांकि इससे पहले वो मुस्लिम कैंट कैंट विधानसभा सीट है जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से भी वो 5 बार लगातार विधायक रहे हैं। इसके बाद जब 2012 में के विधानसभा चुनाव में जब ये परिसीमन के बाद ये विधानसभा सरमौर से बदल कर महाराजपुर विधानसभा सीट बना, तब जब यहाँ पे भारतीय जनता के प्रत्याशी के रूप में सतीश महाना को उतारा गया, यहाँ पर भी उन्होंने यहाँ पे भी लगातार जीत दर्ज किया और छोटी मोटी नहीं बल्कि 1,32,000 से 2017 के चुनाव में जीत उन्होंने दर्ज किया था। लेकिन 2022 में उनके क्या होंगे ये बड़ी सवाल है। हमारे साथ यहाँ पे जो कानपुर क्षेत्र देखते हैं, हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, आप बताइए कि जो कानपुर का महाराजपुर विधानसभा सीट है, क्या सतीश महाना के लिए जैसे 2 बार से ये विधानसभा सीट को जीतते आ रहे हैं, क्या इस बार भी ये जीत हासिल कर पाएंगे? जी देखिए, सतीश महाना एक वो चेहरा है। जया, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, सीधे लिए चलते हैं पंजाब। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी बात रख रहे हैं। अब पब्लिक जाने और गुरु साहब जाने जैसे सर 51,000 कह रहे हैं कि 51,000 से भगवंत मान जीतेंगे, आप दोनों सीटों से हारेंगे, ऐसी बात अरविंद केजरीवाल की बातें हैं, मंदिर में नहीं। अच्छा सर, एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि पंजाब में जो आपने 111 दिन का काम किया है, आपके ऊपर चुनाव लड़ा गया है, उस 111 दिन के लिए सर लास्ट को हमारे तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी बात रख रहे थे। हम सीधा रुक करेंगे फिर से एक बार कानपुर का। हमारी सहयोगी जया लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। जी जया, आपकी बात पूरी करें। जी अमित, मेरे कहने का यही है कि जो सतीश महाना का ये सीट है महाराजपुर विधानसभा, बहुत ही अहम सीट है क्योंकि वो बड़े चेहरे भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर दिग्गज नेता हैं और तमाम अपने बयानों से भी वो बीच में आते हैं। और देखा कि जब टिकट बंटवारे का सवाल था तो कैसे अपनी दबरदारी प्रबल तरीके से वो यहाँ पे पेश कर रहे थे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो सतीश महाना है, इनके इस किला को ध्वस्त करने के लिए बसपा पूरी जोर तरीके से अपने प्रत्याशी को उतारी है, जो कि सुरेंद्र पाल सिंह है, जो कि ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं। कहीं ना कहीं बसपा की भी कोशिश है कि कैसे इस सीट पर हम अपना ओबीसी वोटर को साथ सकें और इस सीट को, इस किले को जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है, इसको ध्वस्त करके हम अपने कब्जे में ले सकें। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पूरी तरीके से कोशिश की है फतेह बहादुर सिंह को उतार के। तो वहीं ब्राह्मण चाहिए, जैसा कि हमने कहा कि जनरल वोट भी यहाँ पे निर्णायक भूमिका में है सबसे ज्यादा। तो वहीं पे कनिष्क पांडे जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको उतार के कहीं ना कहीं वो बिल्कुल, कनिष्क पांडे जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रियंका गांधी के काफी करीबी भी ये माने जाते हैं, इसे भी कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। जया, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ और इस वक्त अब रुक कर लेंगे जालौन का। हमारे सहयोगी दिव्यांशु कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, जालौन की बात करें तो जिले की 3 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इन सीटों पर 12,82,466 मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने को तैयार हैं। कितने बूथ यहां पर बनाए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्था की गई है और क्या मतदाता भी अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं? हालांकि 7 बजे का वक्त निर्धारित था, लेकिन क्या अभी काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही बूथों पर? जी, मैं आपको बता दूंगा तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तैयारियां देखी जा रही है। भारी मात्रा में पुलिस बल हर बूथ पर तैनात है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके और मतदाता अपने मत का कर सके।
वोटिंग को लेकर खास तौर पर युवाओं में भारी उत्साह दिख रहा है। आपको बता दें कि जालौन की 3 विधानसभा सीट उरई, कालपी, माधवगढ़ में इन सीटों पर 12,82,466 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें जालौन की तीनों विधानसभा में 40 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में आज कैद हो जाएगा और 10 मार्च को आने वाले नतीजे मालूम पड़ेगा किसकी जीत होगी। बिल्कुल दिव्यांशु, अगर बात करें जालौन विधानसभा सीट की तो सीधी टक्कर किनके बीच में देखी जा रही है? यहाँ पर क्या मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है या हम कहें कि 2 दल विशेष है जिनके सामने सीधे तौर पर चुनौती बनी हुई है सीट से? जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, उरई सदर सीट एक हॉट सीट मानी जाती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का कांटे का मुकाबला है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच यहाँ सीधी टक्कर देखी जा रही है। दिव्यांशु, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम फिर आपके पास लौटेंगे। हम फिर से रुक करते हैं हमारी सहयोगी कानपुर से जया, जो कि लगातार हमें तमाम जानकारी दे रही है, सीट से संबंधित तमाम अपडेट्स भी हम तक पहुंचा रही है। जया, कानपुर में इस वक्त मतदाताओं का किस तरह से रुझान आप देख पा रही हैं? क्योंकि घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ऐसे में क्या जो मतदाताओं का उत्साह है वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या अभी यहाँ पर वोटरों की भीड़ भाड़ बढ़ी है? बिल्कुल अमित, जैसे जैसे समय क्योंकि 8 बजने को है, अब इस तरह क्योंकि शहर है, शहर में लगातार लोग लेट से उठते भी हैं, लेकिन अब जो रुझान है वो जनता को साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगी रिजवान से कि दिखाइए, ये जनता जो है ये मतदाता केंद्र पे जा रहे हैं, जो कि जिस बूथ पे करूँ यहाँ पे तकरीबन 5 मतदान केंद्र हैं, वहां पे ये लोग जाके अपना वोट डालेंगे। बुजुर्ग भी आ रहे हैं, यूथ भी आ रहे हैं या महिलाएं भी आ रही है, तमाम लोगों का रुझान अब जैसे जैसे दिन चढ़ने को आ रहा है वैसे वैसे उनका रुझान उत्साह साफ तौर पे देखने को मिला। क्योंकि 5 साल में ये पहला मौका होता है जब जनता अपने सवालों का जवाब लेने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचती है और अपने वोटों की ताकत से सत्ता के परिवर्तन करने की पूरी कोशिश करती है। तो ये उत्साह साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर में, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ आशीष भी हैं। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से रुझान अब धीरे धीरे देखने को बढ़ने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से अब टाइम हुआ है 8 बजने वाला है, तो उस तरीके से अब जनता वोटिंग के लिए काफी ज्यादा तरीके से आने लगी है। और यहाँ देखा जा सकता कि अभी तक हमारे ख्याल से 1000 के समथिंग वोट पड़ चुके होंगे। लेकिन आशीष, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम भी अब तक 6:30 बजे से यहाँ पे लगातार हम खड़े हैं, लेकिन जो जनता आ रही है वो उतना उत्साह हमें देखने को नहीं मिला। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी कानपुर में वोटिंग हो रही है सभी बूथों पे, कि या फिर यहीं पे ऐसा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी जनता यहाँ पे आना चालू हुई, अब सवेरा हुआ है और अभी यहाँ पर थोड़ी देर में जैसे ही मंत्री जी सतीश महाना जी जैसे आ जाएंगे, उसके बाद में अपने आप जनता इतनी ज्यादा आने लगेगी कि भीड़ संभाली नहीं जाएगी। कहा जा रहा है कि सतीश महाना 8 बजे तक आएंगे। जी हाँ, 8 बजे तक आ जाएंगे, वो 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो अमित जी, आपने सुना कि जैसा कि इन्होंने कहा, क्योंकि कानपुर क्षेत्र में लगातार रहते हैं और यहाँ के सभी चीजों को देखते हैं, तो इसलिए जहाँ तक जनता के उत्साह का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जनता का उत्साह भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पीछे की तस्वीर है ये साफ तौर पे बयां कर रही है कि जनता कितना अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साहित है। ये रुझान, ये लोग, ये महिलाएं, ये यूथ, ये बुजुर्ग, ये सब के सब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरे जोर शोर से आ रहे हैं और दिन के चढ़ने के साथ साथ इनका उत्साह भी साफ तौर पे बढ़ता दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल जया, उम्मीद यही है कि जैसे जैसे और वक्त बढ़ता जाएगा आगे, वैसे वैसे जो वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और जिस तरह से आपने बताया कि सतीश महाना का भी वक्त निर्धारित है, लगभग 8 बजे के आसपास वो यहां पर पहुंचेंगे, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। और चूंकि जब खुद सतीश महाना पहुंचेंगे तो ऐसे में उम्मीद है कि उनके जो तमाम समर्थक है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी यहां पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। हम दर्शकों से भी यही अपील करते हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और अपना नेता जरूर चुने। और हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे फिरोजाबाद का, हमारे सहयोगी दिव्यांशु हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यांशु, फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो इस बार चुनाव में ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे जिसे लेकर जो विभिन्न राजनीतिक दल थे वो जनता के बीच पहुंचे? क्या यहां पर भी चुनाव प्रचार में सिर्फ प्रोपोगेंडा ही हावी रहा, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर ही देखने को मिला, या फिर बुनियादी समस्याओं पर भी बात हुई? दिव्यांशु, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, दिव्यांशु से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जया, मेरा सवाल आपसे यही है कि इस बार जब हमने चुनाव का प्रचार देखा,
तब क्या किस तरह के मुद्दे थे, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें ट्वीट्स का सिलसिला जिस तरह से शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और मतदाताओं से मतदान करने की अपील गृह मंत्री ने की है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है कि आपका एक एक वोट अत्यंत महत्वपूर्ण है, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और विकास को गति देने वाली सरकार चुनें। अमित शाह ने यह ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और आपको बता दें कि यूपी चुनाव में भी लगातार उनका जो दौरा था वो बना हुआ था। उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीटों पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया है, उनके पक्ष में वोट करने की अपील मतदाताओं से की है और ट्वीट करते हुए मतदाताओं से आग्रह किया है कि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, विकास को गति देने वाली सरकार आप चुने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ट्वीट किया है और मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट सामने आया है। मतदाताओं से मतदान करने की अपील केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और इस बीच हाथरस से बड़ी खबर आपको बता दें, 40 मिनट बाद भी ईवीएम चालू नहीं हो पाई है। लगातार मतदाता वापस लौट रहे हैं और ईवीएम में तकनीकी टीम वापस लौटी है। अब ईवीएम बदलने की तैयारी हो रही है। बूथ संख्या 322 पर ईवीएम मशीन खराब है, तो 45 मिनट का वक्त हो चुका है। ईवीएम मशीन अब तक खराब है और अब इसे बदलने की तैयारी की जा रही है। बूथ संख्या 322 का यह पूरा मामला है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने का खामियाजा मतदाताओं को भुगतना पड़ा, जो सुबह से कतार में लगे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे वोट डालने के लिए। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि यहां पर तो ईवीएम मशीन ही खराब है, ऐसे में वो वापस लौट रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो सीधा असर हम कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज पर भी जरूर पड़ सकता है, क्योंकि लगभग 45 मिनट का समय हो चुका है। मतदाता यहां पर वोट के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वोट नहीं दे पाए तो वापस भी लौटे। अब देखना होगा कि क्या ये मतदाता पलट कर वापस आते हैं जब ईवीएम मशीन दुरुस्त की जाती है, ईवीएम मशीन की व्यवस्था की जाती है। बताया जा रहा है कि यहां पर तकनीकी टीम भी पहुंची हुई थी, लेकिन खराबी दूर नहीं कर पाई और अब आखिरकार इस मशीन को ही बदला जा रहा है। हाथरस की बूथ संख्या 322 की यह घटना है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब है। और सीधा हम रुक करेंगे एक बार फिर से कानपुर का। हमारी सहयोगी जया लगातार हमारे साथ जुड़ी है पल पल की अपडेट्स के साथ। जया, इस बार अगर हम बात करें तो जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार की कमान संभाली थी, कई बड़े दिग्गज भी खुद चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और तमाम पार्टियों की प्रोपेगेंडा से इतर अगर हम बात करें तो क्या जो बुनियादी समस्या थी इस पर भी वोट की अपील की गई, या फिर तमाम जो फोकस था वो सिर्फ एक दूसरे को नीचे गिराने पर ही रहा था? देखिए अमित, चुनाव जो होता है वो 5 साल पर आता है और 5 साल में ये नेताओं का जो मजमा लगता है, नेताओं की जो जनसभाएं होती हैं, नेताओं की जो रैली होती हैं, इसमें मुद्दे कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाते हैं या फिर आखिरी सांसें लेते देखते हैं। क्योंकि जब मुद्दे की बात होती है तो जनता के बीच सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी का स्वर सुनाई देता है। आपने देखा कि कैसे गर्मी निकालने की बात हुई, आपने देखा कि कैसे कांग्रेस से भर्ती निकालने की बात की, आपने देखा कि कैसे आखिरी दौर में जब चुनाव का तो मुस्लिम ध्रुवीकरण की कैसे पुरजोर कोशिश की, कर्नाटक के मुद्दे को, हिजाब के मुद्दे को उत्तर प्रदेश में भुनाने की पूरी तरीके से, क्योंकि मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, तो हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लाकर कैसे ध्रुवीकरण की कोशिश की। ओवैसी को देखा जिसका कोई भी जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, जिसका कोई भी एक उत्तर प्रदेश से सांसद नहीं है, जिसका कोई भी जिला पंचायत सदस्य नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में आकर अपनी सियासी भूमिका अदा करने वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिजाब के मुद्दे को लाया गया, गर्मी सर्दी की बातें की गई, तमाम तरीके की नारेबाजी दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा जो विकास का रहा वो पीछे छूट गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कोशिश की कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, हमने जो गरीबों को घर दिया है, मकान दिया है, इस पे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि आखिरी दौर में भारतीय जनता पार्टी भी उसी कोशिश में, उसी फेहरिस्त में जाके जुड़ गई जिस कोशिश फेहरिस्त में सपा बसपा कांग्रेस भी जुड़ी थी। क्योंकि विकास के मुद्दे पे जनता को तो सवाल होता है कि हमें आपको रोजगार दिया था क्या, हमें आपने क्या शिक्षा दिया क्या, हमें क्या आपने हमारे बुजुर्गों की कोई सहायता की क्या, ये तमाम तरह के सवाल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे होते हैं, जनता के दिल की जो भावनाएं होती हैं, जनता के जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी के दम में पूरे राजनीतिक पार्टियां मैदान में दमखम के साथ जुटते हैं और जनता की समस्याएं किनारे लग जाती। लेकिन अब जनता भी चैतन्य हो चुकी है, चालाक है जनता भी, और जो आज का वक्त है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पे
27 प्रत्याशियों का ईवीएम में आज किस्मत कैद होगा और जनता अपना अधिकार पूरी तरीके से प्रयोग करेगी। और यहाँ पे इस समय कानपुर शहर में भी मैं हूँ, यहाँ पे जनता आज हर सवाल का जवाब लेगी और क्योंकि आज उसका ताकत है, वो आज अपने ताकत का हर सियासी खेमे को अपने ताकत का एहसास भी कराएगी। यहाँ पे लगातार उत्साह जारी है, दिन चढ़ने को है लगातार। बिल्कुल जया, इस वक्त हम दर्शकों को एक और तस्वीर दिखा दें, फिर लौटेंगे आपके साथ। पंजाब सीधे लिए चलते दर्शकों को, जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं मंदिर में और शिव जी की पूजा कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग का। तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब में 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनकी भी किस्मत दांव पर है। आपको बता दें कि भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर काफी कम कार्यकाल चरणजीत सिंह चन्नी का रहा हो, लेकिन उनका दावा यह है कि अगली बार भी कांग्रेस की ही जीत होगी यहां पर। और राहुल गांधी ने जिस तरह से पंजाब चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा सीएम चन्नी को ही घोषित किया है, हालांकि कड़ी टक्कर नवजोत सिंह सिद्धू भी उन्हें दे रहे थे लगातार, लेकिन इसके बावजूद चन्नी जो थे वो कांग्रेस का विश्वास हासिल करने में कामयाब रहे और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से वो सीएम कैंडिडेट बनकर भी चुनावी मैदान में है। तो न सिर्फ एक विधायक के तौर पर अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे, बल्कि उससे बड़ी उपलब्धि उनके लिए यही होगी कि आगे चलकर मुख्यमंत्री बन पाते हैं या नहीं, अगर कांग्रेस का जनाधार यहां पर आता है तब। और वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले की तस्वीरें सामने आ रही है, लाइव तस्वीरें हैं पंजाब से, जब सीएम चन्नी मंदिर पहुंचे हुए हैं और शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं और जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं पंजाब में। तो आपको बता दें सीएम चन्नी जो कि मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होने जा रहा है। कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां पर कांग्रेस भले ही सत्ता में काबिज है, लेकिन बहुकोणीय मुकाबले के बीच अब भी पेच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त मोर्चा सभी मैदान में है कांग्रेस के खिलाफ। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अपनी साख बचाने की कोशिश भी पुरजोर यहां पर रहने वाली है। तो सीएम चन्नी जो कि वोटिंग से ठीक पहले मंदिर पहुंचे और शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव का पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और इस वक्त यूपी से हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, फिरोजाबाद से दीपक भारद्वाज। दीपक, फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो कितनी विधानसभा सीटों पर आज यहां पर वोटिंग हो रही है, कितनी बूथ संख्या है और क्या कुछ व्यवस्था? देखिए, मैं बता दूं कि फिरोजाबाद में कुल 5 विधानसभा है, जिसमें 5 विधानसभाओं पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन ये अभी मतदान धीमी गति से चल रहा है क्योंकि सुबह का वक्त है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा लगभग 11 बजे तक ये अपनी पूरी तरीके से मतदाता निकल करके घर से बाहर आएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि ये 3 सीटें फिरोजाबाद जनपद में ऐसी हैं जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और यादव बाहुल क्षेत्र भी माना जाता है ये पूरा, जिसमें कहीं ना कहीं सैफी परिवार का हस्तक्षेप है। और अगर हम बात करें अगर 3 विधानसभाओं की, तो जिसमें सिरसागंज अहम है क्योंकि सिरसागंज से पूर्व में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े हरिओम यादव कहीं मुलायम सिंह के समधी थे और अब वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी में पारिवारिक कलह के चलते शामिल हो गए हैं। तो जिसमें अब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते पूर्व में भी कई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित तमाम लोग यहाँ पर रैलियां की, जनसभाओं को संबोधित किया, क्योंकि कहीं ना कहीं नाक बनी हुई है सिरसागंज विधानसभा की सीट। और साथ ही हम अगर बात करें जो जसराना विधानसभा है तो वो भी कहीं ना कहीं सैफी परिवार से जुड़ी हुई है, क्योंकि सैफी परिवार के इन 2 विधानसभाओं में कहीं ना कहीं रिश्ते अपने इतने प्रगाढ़ है कि कहीं कोई भांजा है तो कोई उनका समधी है। तो ये अहम तीनों सीटें मानी जा रही हैं। साथ ही हम फिरोजाबाद सदर विधानसभा की बात करें तो सदर विधानसभा से मनीष ससीजा यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। मनीष ससीजा अगर पिछले 3 चुनावों की बात करें तो यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, साथ ही लोकप्रिय है और यहाँ से जन के साथ उनका अच्छा लगाव रहता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों युवा तक सब। बिल्कुल दीपक, और हम फिर लौटेंगे आपके पास, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे, जया कानपुर से, वहीं दीपक फिरोजाबाद से, आप दोनों जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी